दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है चकेरी। बात कर रहा हूँ मैं इसी 5 जनवरी की दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास। दरअसल इसी चकेरी थाने में 2 बुजुर्ग पहुँचते हैं और थाना प्रभारी से कहते हैं कि साहब हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। थाना प्रभारी उन दोनों बुजुर्गों को बड़ी तसल्ली से बिठाते हैं और फिर उनसे पूछताछ करते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति थाना प्रभारी को जवाब देते हुए कहता है कि साहब पहले आप वादा कीजिए कि जो भी बातें हम लोग बता रहे हैं हमारा नाम गोपनीय रखा जाएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति जब इस तरह की बातें थाना प्रभारी से कहता है तो इसे सुनने के बाद थाना प्रभारी को भी बड़ा अजीब सा लगता है। थाना प्रभारी थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, आप लोग को जो कुछ भी बताना है बताइए, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति थाना प्रभारी को जवाब देते हुए कहता है कि साहब हम लोग श्यामनगर के रहने वाले हैं। दरअसल जहां पे हम लोग का मकान है बगल में एक और भी मकान है जिस मकान के मालिक का नाम है अजय सिंह, लेकिन अजय उस मकान में नहीं रहता है बल्कि उस मकान को अजय ने किराए पे दे रखा है जिसमें एक महिला और एक पुरुष रहता है। लेकिन उस घर के अंदर ऐसी ऐसी महिलाएं और पुरुष आते हैं जिन्हें देख करके लगता है कि शायद उस घर के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है। बूढ़ा व्यक्ति जब इस तरह की बातें थाना प्रभारी से कहता है, थाना प्रभारी उन दोनों को घर तो भेज देते हैं लेकिन साथ ही साथ वादा दिलाते हैं कि इसकी हम तहकीकात ज़रूर करेंगे। उसके बाद से थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उस मकान पे नहीं जाते हैं बल्कि सच्चाई पता लगाने के लिए अपनी खबरी को काम पर लगा देते हैं। और करीब 2 घंटे के बाद जब खबरी थाने में जाता है तो आखिरकार इस खबर की पुष्टि कर देता है। पुलिस भी जब आश्वस्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब उस घर पे छापा मारने के लिए एक टीम का गठन करती है और 5 जनवरी को ही रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास पुलिस अपनी टीम के साथ श्यामनगर इलाके में जाती है और अजय सिंह के मकान पर छापा मारती है। हालांकि पुलिस जब घर के अंदर छापा मारती है और थाना प्रभारी जब एक कमरे में एंट्री करते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख खुद थाना प्रभारी भी शर्मा जाते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर एक महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में थे। थाना प्रभारी जब बगल वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें भी 2 महिलाएं बैठी है जो सज संवर करके किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों महिलाएं जब पुलिस को देखती है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस जब इस मकान पे छापा मारती है तो वहाँ से 6 महिलाओं के साथ साथ 2 पुरुष और एक कस्टमर को गिरफ्तार करती है। पुलिस जब इन सबको लेकर के थाने में पहुँचती है और जब इन सब से इनका नाम पूछताछ करती है और साथ ही साथ इनके काम के बारे में पूछताछ करती है तो आखिरकार उसमें से एक महिला अपना नाम तो बताती ही है, साथ ही साथ अपनी सच्चाई भी कबूल कर लेती है। दरअसल उस महिला का नाम है अनीता और उसके पति का नाम है राघवेंद्र शुक्ला। पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सबसे पहले मकान मालिक अजय को भी थाने में बुलाती है और पुलिस जब अजय से पूछताछ करती है तो अजय पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मैंने उस मकान को इन लोगों को किराए पे दिया था। उस मकान के अंदर ये लोग क्या कर रहे थे इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। हालांकि पुलिस मकान मालिक अजय से और भी कई तरह का सवाल करती है लेकिन पुलिस भी जब आश्वस्त हो जाती है कि वाकई में अजय को नहीं मालूम था कि उसके घर के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था, आखिरकार पुलिस अजय को छोड़ देती है। और पूछताछ में पुलिस को इतना तो मालूम चल जाता है कि इस पूरे गिरोह का मालिक राघवेंद्र और उसकी पत्नी अनीता ही है। इसीलिए पुलिस अब इन दोनों को अलग कमरे में लेकर के जाती है और फिर इनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम दोनों ये सरगना चलाते कैसे हो और कब से चला रहे हो। इस पे अनीता जब अपने पूरे गिरोह की कहानी पुलिस के सामने रखती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी एक और गिरोह का भंडाफोड़ करती है। दरअसल अनीता जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत बेहटा गांव की रहने वाली है। अनीता जो कि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। अनीता के भाई बहनों में 2 छोटी बहन हैं और एक भाई है। दरअसल अनीता जो भले ही गरीब परिवार से है लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत है।
अनीता जब हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती है और जैसे ही वो जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसी के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसका नाम है उमेश। दरअसल उमेश जो अनीता के ही बगल के गांव का रहने वाला है। अनीता और उमेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन अनीता का जब उमेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो अनीता के जीवन में सिर्फ उमेश ही नहीं होता है, बल्कि अनीता न जाने और कई सारे बॉयफ्रेंड बना लेती है। हालांकि जब अनीता इस रास्ते पर चल पड़ती है, इस बात की जानकारी उसके पिता को मालूम चल जाता है, क्योंकि अनीता जिस रास्ते पर चलती है इसका प्रभाव उसकी दोनों छोटी बहनों के ऊपर भी पड़ जाती है, जिसमें से एक का नाम है किरण और दूसरे का नाम है पूनम। दरअसल किरण और पूनम भी जो अपनी बहन के ही बनाए हुए रास्ते पे चल पड़ती है। अनीता के पिता को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, अपनी बेटी को वो काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनीता अपने पिता की एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अनीता के पिता जब देखते हैं कि मेरा घर अब बर्बाद होने वाला है, आखिरकार अब वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए रिश्तेदारों में बातचीत करते हैं तो एक रिश्तेदार के माध्यम से राघवेंद्र शुक्ला के बारे में मालूम चलता है। दरअसल राघवेंद्र शुक्ला जो उन्नाव जिला के अंतर्गत ही चमनगंज गांव का रहने वाला है। राघवेंद्र के पिता का नाम है अजय शुक्ला। दरअसल राघवेंद्र भी जो अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है, पढ़ा लिखा भी है, पर उसके पास कोई रोजगार नहीं है और ना ही वो खेती किसानी का काम करता है। इधर अनीता के पिता जब राघवेंद्र को देखता है तो ये जानते हुए भी कि राघवेंद्र कोई नौकरी नहीं कर रहा है, अपनी बेटी की शादी राघवेंद्र से कर देता है। अनीता भी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो खूबसूरत पत्नी पाकर राघवेंद्र ही खुश नहीं होता है, बल्कि राघवेंद्र के माता पिता भी काफ़ी खुश होते हैं कि उनकी बहू वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन अनीता अपने पति से खुश नहीं होती है, क्योंकि वाकई में राघवेंद्र ना तो कोई काम धंधा करता था और ना ही थोड़ा बहुत भी पैसा कमाता था, जिसकी वजह से अनीता जब ससुराल में जाती है कुछ ही दिन के बाद उसके पति के साथ झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और झगड़े तकरार इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि उसके बाद से अब अनीता अपने ससुराल वालों की भी एक नहीं सुनती है। दरअसल अनीता जब शादी करके अपने ससुराल में चली जाती है तो शादी के बाद भी अनीता जब वापस अपने गांव में आती है तो अपने पुराने आशिकों से मिलना जुलना शुरू कर देती है। और इस बात की जानकारी अनीता के ससुराल वालों को मालूम चल जाता है। हालांकि अनीता के ससुराल वालों को जब मालूम चलता है, अनीता को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता ना तो अपने ससुराल वालों की बात मानती है और ना ही अपने पति का ही ख्याल करती है। हालांकि अनीता के ससुराल वाले जब उसे डराने की कोशिश करते हैं तो उल्टा अनीता ही अपने ससुराल वालों को धमकी देने लगती है। दरअसल अनीता अपने ससुराल वालों को धमकी देते हुए कहती है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अगर मुझे उस तरीके से नहीं चलने दोगे तो मैं आप लोगों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दूंगी, जिसकी वजह से तुम लोगों को जेल तो जाना ही पड़ेगा, इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ेगी सो अलग है। इसीलिए डर करके राघवेंद्र भी अब अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता है और आखिरकार अनीता को उसके हाल पे छोड़ देता है। राघवेंद्र भले ही अपनी पत्नी के ऊपर दबाव नहीं डालता है, लेकिन राघवेंद्र के माता पिता अनीता को अपने घर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अनीता अपने पति को लेकर के कानपुर शहर में आ जाती है और फिर किदवई नगर इलाके में एक किराए का कमरा लेकर पति और पत्नी दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। किदवई नगर के इलाके में जब किराए का कमरा ले लेते हैं, उसके बाद से राघवेंद्र भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और फिर अनीता भी एक छोटी सी नौकरी ले लेती है। लेकिन अनीता जब नौकरी करना शुरू करती है, उस नौकरी में उसे ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अब अनीता कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। और जब दूसरी नौकरी की तलाश करना शुरू करती है तो इसी तलाश के दौरान अनीता कोलगल के रैकेट में आ जाती है और फिर वो देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। चूँकि अनीता जवान तो थी ही, खूबसूरत भी थी, जब देह व्यापार के धंधे में उतरती है तो वो कम ही समय में अच्छा खासा पैसा कमा लेती है
और जब कुछ साल का समय गुजरता है अनीता एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन जब देह व्यापार के धंधे में उतरती है और जब अनीता सारा गुण सीख लेती है, उसके बाद से देह व्यापार का धंधा छोड़ने के बाद अपना खुद का रैकेट बना लेती है। और जब अपना रैकेट बना लेती है उसके बाद से उन्हीं सारी लड़कियों को अपने रैकेट में शामिल कर लेती है और फिर से नई लड़कियों को अपने रैकेट में लाने के लिए खास करके उन जैसी लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर देती है जो या तो मजबूर हो या फिर गरीब हो या कोई नौकरी ढूंढ रही हो। उन्हीं सारी लड़कियों को टारगेट करके नौकरी की लालच दे करके अपने पास लेकर आती है और फिर उन्हें मजबूर करके अपने धंधे में उतार लेती है। दरअसल अनीता जब इस धंधे को शुरुआत करती है उसके बाद से राघवेंद्र भी अपना हाथ खड़ा कर देता है और फिर अपनी पत्नी का साथ देने लगता है। उसके बाद से अनीता इस धंधे की जब शुरुआत करती है अस्थायी जगह से कहीं भी नहीं काम करती है, बल्कि साल 1.5 साल तक कहीं जा कर के काम करती है और उसके बाद से उस जगह को छोड़ देती है। करीब 1 साल पहले अनीता अपने पति को लेकर के जब चकेरी थाना के अंतर्गत श्यामनगर इलाके में आती है तो अजय सिंह का मकान 15,000 रुपये में किराए पर ले लेती है और फिर उसी मकान के अंदर ये सेक्स रैकेट चलाना शुरू कर देती है। दरअसल अनीता जब इस धंधे में उतरती है तो अपनी दोनों बहनों को भी नहीं छोड़ती है। हालांकि तब तक अनीता की दोनों बहनें भी शादी कर चुकी थी, लेकिन उनकी भी माली हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। एक दिन अनीता की दोनों बहनें भी जब उससे मुलाकात करने के लिए आती है और जब अपनी बहन से ज़्यादा पैसा कमाने की सुझाव मांगती है तो अनीता भी अपनी बहनों को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों को कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है तो मेरे धंधे में उतर जाओ। हालांकि अनीता जो देह व्यापार का धंधा चला रही थी इस बारे में उसकी दोनों बहनों को नहीं मालूम था। इसीलिए अनीता की दोनों बहनें जब उससे पूछती है कि आखिरकार तुम काम कौन सा करती हो, अनीता अपनी दोनों बहनों को पूरी सच्चाई बता देती है और जब पैसों की लालच देती है तो आखिरकार अनीता की दोनों बहनें भी अपने पति को लेकर के इस धंधे में उतर जाती है। दरअसल 5 जनवरी को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास पुलिस जब अनीता के घर पे छापा मारती है उस वक्त अनीता के घर पे उसकी दोनों बहनें भी मौजूद थी। हालांकि पुलिस इन तीनों को तो गिरफ्तार करती है लेकिन इनके साथ साथ और 3 लड़कियों को भी गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक का नाम है नेहा जो कि मूल रूप से कानपुर शहर की रहने वाली है। अनीता जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता देती है उसके बाद से पुलिस अब नेहा से पूछताछ करती है। नेहा कहती है कि साहब मैं एक नौकरी की तलाश कर रही थी, इसी दरमियान मैं अनीता के झांसे में आ गई और फिर अनीता ने मुझे नौकरी की लालच दे करके मुझे देह व्यापार के धंधे में उतार दी। हालांकि ये काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं इस धंधे को छोड़ना चाही अनीता मुझे तरह तरह की धमकियाँ देने लगी। बता रही थी कि तुम्हारी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ मेरे मोबाइल में पड़ा है, अगर तुम इस धंधे को छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इसीलिए मजबूरन मुझे अनीता के साथ काम करना पड़ता है। पुलिस जब इन सारे लोगों से पूछताछ कर लेती है और जब इस गिरोह का भंडाफोड़ हो जाता है उसके बाद से पुलिस इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।